Hello everyone, welcome back to Learn करो क्लासेस. दिस इज़ अनुष्का योर मेंटोर एंड आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा बायोलॉजी का सैम्पल पेपर सॉल्व करना है सो दैट आपको समझ में आएगा कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सवाल कितना मार्क्स कैरी करते हैं, किस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है एंड कितना लिखना चाहिए ताकि आप एक सेफ मार्क्स जो हैं ला सकें. जब भी पेपर आएगा ना, जब अपना एग्ज़ाम दोगे, अब आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है. सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको आपको ज़रूर पढ़ना है और यहाँ देख लो कि आपका जो पेपर आएगा उस पर सब्जेक्ट कोड भी लिखा रहेगा. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, सेट नंबर कौन सा है, ये सब कुछ आपको अपना आंसर शीट में फिल करना है और ध्यान से भरना है. अब देखो इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है. अब इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन में आपको चॉइस दी हुई है सिर्फ वही आपके लिए चॉइस है, अदरवाइज जितने क्वेश्चन है वो सब आपको करने ही हैं. द क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 33 है. जहाँ पे हम सेक्शन ए की बात करें 16 क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप होंगे और हर एक सवाल के लिए, सही सवाल के लिए आपको 1 मार्क जो है वो दिया जाएगा. सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे जहाँ हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा. सिमिलरली सेक्शन सी की अगर हम बात करें 7 क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे. देन सेक्शन डी जहाँ पे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड हर एक सवाल जो है वो 4 मार्क्स का है. और इसी के साथ सेक्शन ई 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यहाँ पर होगा. तो ये है आपकी मार्किंग स्कीम. इसका थोड़ा ध्यान रखना ताकि आपको ये पता रहे कि जो सवाल आप कर रहे हो उसमें आपको लिखना कितना है. वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकें कि 1 मार्क क्वेश्चन है तो एक लाइन में या एक वर्ड में आंसर जाएगा. 2 मार्क्स का है तो मिनिमम आप 3 लाइनें लिखिएगा. एंड अगेन सब्जेक्ट हमारा थियोरेटिकल है तो यहाँ पर आप जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, जितना पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा आंसर शीट पे. एंड ये चीज़ एग्जामिनर को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो हर एक सेक्शन में आपको चॉइस नहीं मिलेगी, सिर्फ कुछ ही सवाल में आपको चॉइस जो है मिलेगी. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. एंड अपना पेपर जब करोगे ना बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, कुछ भी अनटाइडी मत करना. अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसको नीटली कट करना, वाइटनर का यूज़ मत करना. फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रेमिनेंट ऑफ न्यू सेलर्स आर प्रेसिस्टेंट ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट इन. अब आपको याद हो कि न्यू सेलर्स क्या होता है तो आपको सवाल समझ में आएगा. एंड ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सिलेबस में से है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में से. अब देखो न्यू सेलस की अगर हम बात करें, न्यू सेलस क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा. ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद होगा. इस तरह से इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियोसेक. एम्ब्रियोसेक के जो बाहर की सेल्स हैं, ये जो बाहर का सेल्स एरिया है, यहाँ की सेल्स क्या कहलाती हैं, इसे हम न्यू सेलस बोलते हैं. तो जर्नली होता क्या है, जब एक ओव्यूल डेवलप करता है तो सीड में बदलता है और साथ साथ ओवरी बदलती है फ्रूट के अंदर. लेकिन सम टाइम यहाँ जो न्यू सेलस है या तो ये कंज्यूम हो जाएगा पूरी तरह या ये बचा रह जाएगा. तो आपको सेलेक्ट करना है गिवन ऑप्शन में से कि न्यू सेलस बचा किस में रह जाता है. ऑप्शन देखो, पी, ग्राउंडनट, व्हीट एंड ब्लैक पेपर. सीधा सीधा सवाल है एनसीईआरटी का एंड क्लियर कट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर में अगर आप देखें तो न्यू सेलर्स जो है वो बचा हुआ रहता है. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पॉलन ग्रेन. अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, माइक्रोस्पोरेंजियम. ध्यान रखना, वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर पॉलन ग्रेन बनते हैं. अब पॉलन ग्रेन की बात करें, पॉलन ग्रेन खुद क्या है, पॉलन ग्रेन के लिए आप लोग याद रखेंगे, पॉलन ग्रेन खुद मेल गैमेटोफाइट है. पॉलन ग्रेन खुद गैमेट नहीं होता, पॉलन ग्रेन गैमेट कैरी करने वाला स्ट्रक्चर है. ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट मिलते हैं, इसलिए हम पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. ये कह रहे हैं कि जिस समय पे पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं या मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है तो ये जो आप माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी कौन सी लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ताकि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो सके. पहला दे रखा है एपिडर्मिस, बी है एंडोथीशियम, सी दिया हुआ है मिडिल लेयर एंड डी दे रखा है टपेटम. यहाँ अगर आप देखें 4 लेयर होती हैं एंड चारों यहाँ पे दे रखी है, लेकिन काम किसका पूछा है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है.
और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है सबसे अंदर वाली लेयर जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एंड वो लेयर हमारी कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टपेटम। ठीक है, टपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड बात करें डायरेक्टली नरिशमेंट प्रोवाइड करती है यहाँ पे डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बस इसको पढ़ के थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या पूछ लिया, लेकिन वही सिंपल चीज़ें यूज़ होनी है, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। सो a short piece of DNA having 20 base pair was analyzed to find the number of nucleotide bases in each of the polynucleotide strand। अब यहाँ समझना कि एक डीएनए का टुकड़ा दे रखा है, डीएनए का छोटा सा पीस है। अब डीएनए के अगर मैं पीस की बात करूँ, देखो डबल स्टैंडर्ड तो वो होगा ही होगा, इतना तो हमें पता ही पता है। सम ऑफ द रिजल्ट आर शोन इन टेबल। अब देखो एक दे रखा है स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2, इसको मान लो ये स्ट्रैंड 1 हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रैंड 2। स्ट्रैंड 1 में क्या दे रखा है, एडेनिन और साइटोसिन के बारे में बता रखा है, वहीं पे स्ट्रैंड 2 में किसके बारे में बता रखा है, साइटोसिन के बारे में। अब अगर आपको चारगाफ रूल याद हो, जो क्या कहता है कि जितना एडेनिन होगा सामने वाले स्ट्रैंड में उतना ही थाइमिन होगा, यानी कि जितना एडेनिन दे रखा है दूसरे स्ट्रैंड में उतना ही क्या हो जाएगा, थाइमिन। जितना एक स्ट्रैंड में क्या दे रखा है, साइटोसिन दे रखा है, दूसरे में क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको स्ट्रैंड 1 में क्या दिया हुआ है, स्ट्रैंड 1 में आपको एडेनिन दिया हुआ है, तो सामने वाले स्ट्रैंड में ए के सामने क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो अगर पहले स्ट्रैंड में एडेनिन 4 है तो यहाँ थाइमिन दूसरे स्ट्रैंड में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या दे रखा है, दूसरे स्ट्रैंड में साइटोसिन, तो दूसरे स्ट्रैंड में साइटोसिन है तो पहले वाले में इसका इक्वल कितना हो जाएगा, ग्वानिन का हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें, इसी तरह से कैलकुलेशन करना एंड एक और ट्रिक यूज कर लेना, प्यूरिन इक्वल्स टू पायरामिडिन। ठीक है, ये वाला यूज करोगे, प्यूरिन इक्वल टू पायरामिडिन, ये आपका सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से, आंसर जो है यहाँ पे 5 आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ कितने दे रखे हैं, 20 बेस पेयर दे रखे हैं, एंड यहाँ इससे कंफ्यूज मत होना कि अगर आप इसे टोटल करोगे तो 20 आना चाहिए। थोड़ा सा एनालाइज करना, ढंग से देखना, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, इसका ज़रूर करना। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, एक बार इसे करके देखोगे आराम से कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट some have 13 chromosomes and other have 14 chromosome. The 13-14 chromosome bearing organism are। अब कैसे पता लगाओगे, ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पढ़ा है? अगर आप इसे रिलेट कर सको ना, तो ये आपने पढ़ा है जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा, तो जो क्वीन बी होती है इसके पास क्रोमोसोम नंबर 32 होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लेना इससे, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये 13-14 नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ रिलेटेड आपको समझ आ जाएगा। क्वीन बी की बात करें, और यहाँ पे जो मेल होता है जिसे हम ड्रोन बोलते हैं, इसके पास 16 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे 16 क्रोमोसोम, कट कर देना इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट सम हैव 13 क्रोमोसोम एंड अदर्स हैव 14 क्रोमोसोम। कुछ ऐसे हैं जिनके पास 13 क्रोमोसोम है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास यहाँ 14 क्रोमोसोम होते हैं। सो 13 एंड 14 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स आर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली, ऑल मेल्स ऑल फीमेल। अब देखो पूछ क्या रहे हैं कि 13 एंड 14, अगर समझो तो एक तरफ आपको पेयर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि प्रॉपरली पेयर नहीं है। ठीक है, जैसे क्वीन हनी बी का था 32 और मेल के पास क्या होते थे, ड्रोन के पास उसके जस्ट आधे होते थे। ठीक है, तो वो डिप्लॉयड और हेप्लॉयड वाला कॉन्सेप्ट चलता था।
तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। तो यहाँ अगर आप देखें डिप्लॉयड आपको नज़र में आ जाएगा पेयर में, यानी कि ये तो होगी फीमेल और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मेल। सो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए इसका 13 एंड 14, यानी कि पहला 13 जो है वो मेल्स का क्रोमोसोम नंबर है और 14 जो है वो फीमेल का क्रोमोसोम नंबर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज, कैपिटल ए का कितना दे रखा है 0.8, स्मॉल ए का दे रखा है यहाँ पे 0.2। What would be the frequency of heterozygote in random mating population at equilibrium? अब देखो यहाँ इक्विलिब्रियम की बात कर दी ना तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपल हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करोगे। अब हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन की बात करें तो ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास 2p क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, जहाँ पे p क्या होता है हमारे पास, p होता है हमारे पास होमोजाइगस, ठीक है। 2pq किसके लिए होता है, हेट्रोजाइगस के लिए, एंड ये होता है, अच्छा ये होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों एलील, एंड ये आप कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ देखो किसकी पूछी हुई है आपसे, यहाँ ये पूछ रहे हैं आपसे हेट्रोजाइगोट्स की, ठीक है। यानी कि आपको क्या लगा देना है, सिंपल 2pq अप्लाई करना है। यहाँ पे ये जो आपको a दे रखा है इसे सपोज कर लो p, इसे सपोज कर लो q, सिंपल कैलकुलेट करोगे क्या आंसर आ जाएगा सिंपल कैलकुलेशन में, p आपका कितना है 0.8 एंड ये कितना है आपका q 0.2। सो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखोगे ये आ जाएगा आपके पास 0.32। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक इक्वेशन पता होगी तभी कर पाओगे, अदरवाइज ये सवाल नहीं होने वाला। और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं जहां बच्चे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को बस यही पढ़ते हैं कि 5 फैक्टर है जो इसे अफेक्ट करते हैं, होता क्या है इतना ही करते हैं, सवाल पूछ लिया जाता है इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट आता है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता तो प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेरिएशन कॉज ड्यू टू म्यूटेशंस आर। देखो जब भी हम बात करते हैं ना वेरिएशन अगर म्यूटेशन की वजह से होते हैं, सो कैसे होते हैं, ये हमेशा रैंडम और डायरेक्शनल लेस होते हैं। यहाँ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हर बार जो म्यूटेशन हो रहा है वो अच्छा ही है, यहाँ चांसेस है कि म्यूटेशन एडवांस भी हो सकता है, म्यूटेशन जो है वो रेट्रोग्रेसिव भी हो सकता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में कुछ अच्छे कैरेक्टर भी आ सकते हैं और इतने ही चांसेस है कि उसमें कोई उसके एंसेस्टर के कैरेक्टर भी अपेयर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, what is the smallest part of DNA molecule that can be changed by point mutation? सीधा सा सवाल है, नहीं कुछ ज़्यादा पॉइंट म्यूटेशन के बारे में भी पता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए ऑप्शन में से निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पहला है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, बी दे रखा है कोडोन, जीन एंड न्यूक्लियोटाइड। अब देखो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा डीएनए का, जिससे डीएनए मिलकर बना है, और डीएनए बना होता है मिलता है जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है डीएनए। एंड अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से। तो जब न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते चले जाते हैं एंड लगभग ये 8 से 10 कंबाइन हो गए, तब बन जाती है आपकी ओलिगो न्यूक्लियोटाइड की चेन। और अगर आप न्यूक्लियोटाइड को 3 को एक साथ एक पेयर में पढ़ रहे हो तो वो कहलाएगा कोडोन। अब इसी तरह बहुत सारे कोडोन अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो कहलाएंगे जीन। लेकिन क्या पूछ रहा है सवाल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए, तो जिस चीज़ से डीएनए बना है वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो क्या कहलाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अगले सवाल पे आते हैं, व्हाट शुड बी जीनोटाइप ऑफ इंडिकेटेड मेंबर। अब देखो ऐसे सवाल ना अधिकतर परेशान करते हैं। कई बच्चे क्या करेंगे, 1 नंबर के सवाल में पूरा पेडिग्री सॉल्व करने बैठ जाएंगे, पूरे चांसेस है कि आंसर जो है वो गलत ही आएगा। अब किया किस तरीके से जाए, देखो आपको क्या करना है, आपको बस इस इंडिकेटेड मेंबर को, यानी कि यहाँ पे ये दे रखा है, आपको सेलेक्ट करना है इसका जीनोटाइप क्या होगा।
अब पहला सवाल यही आ जाएगा, यहाँ पे आप देखें कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, और डोमिनेंट है या रिसेसिव देखने का मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो डोमिनेंट के लिए क्या होता है, डोमिनेंट अगर डिजीज चल रही है ना पेडिग्री चार्ट में, तो हर एक जनरेशन में बीमारी दिखेगी। जैसे यहाँ पेरेंटल जनरेशन है तो इसमें डिजीज दिखेगी, शो होगी। प्रेजेंट तो देखो दोनों में ही रहती है, डोमिनेंट हो रिसेसिव वो प्रेजेंट तो रहेगी, एटलीस्ट कैरियर तो रहेगा ही ना रिसेसिव के केस में। लेकिन शो किस में होती है, डोमिनेंट में। और रिसेसिव वाले में कैरियर की कंडीशन आ जाती है तो बीमारी जनरेशन स्किप कर जाती है। अगर आप इस केस में देखें तो देखो पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन में कोई ना कोई पेरेंट कैरियर ज़रूर होगा, लेकिन बीमारी नज़र नहीं आ रही है, विजिबल नहीं है, मतलब जनरेशन स्किप कर रही है। और जब डिजीज़ आपको दिखे पेडिग्री में जनरेशन स्किप करती हुई, वो होगी रिसेसिव। यानी कि यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा डोमिनेंट, देखो डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट है नहीं हो सकता। पूछ रहे हैं सर्कल, सर्कल फीमेल रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई भी नहीं चलेगा। रिसेसिव में क्या आ जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल ए। सिंपल सवाल था, बस पता होना चाहिए डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होगी एंड रिसेसिव में जनरेशन स्किप होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस ये था कि जिसे आता है वही इसको और अच्छे से कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेशेंट वॉज एडवाइज टू हैव किडनी ट्रांसप्लांट। To suppress the immune reaction, the doctor would administer him. So सीधी सी बात है कि एक पेशेंट है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे डॉक्टर उसको कुछ लेने के लिए बोलते हैं। आपको बताना है गिवन में से क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है स्टैटिन्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेनास्कस, बी दे रखा है स्टैटिन्स प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, सी है साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस फ्रॉम कॉल्स्ट्रीडियम। सीधा सा है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, जहाँ पे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर करते हैं हम माइक्रोब की हेल्प से, उसी सेक्शन से क्वेश्चन है। सो सीधी सी बात है, साइक्लोस्पोरिन ए हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा से प्रोड्यूस करवाया जाता है और इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। मतलब कि जैसे जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बॉडी के पास ना एक एबिलिटी होती है कि बॉडी रिकॉग्नाइज कर सकती है कि कौन सी सेल उसकी अपनी है और कौन सी उसकी अपनी नहीं है। और जैसे ही बॉडी को पता लग जाता है कि ये सेल मेरी बॉडी की नहीं है, सारा का सारा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, टारगेट किया जाता है उस स्पेसिफिक सेल को मारने के लिए। अब जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी और ऑर्गेनिज्म की किडनी यानी कि सेल्स किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाला जा रहा है। अब जिस पेशेंट में डाल रहे हो, इसकी बॉडी ने अगर रिकॉग्नाइज कर लिया तो किडनी रिजेक्शन हो जाएगा, किडनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस इन द गिवन इमेज। अब याद करो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या थे, जो कि डीएनए में कट लगाते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे। वहीं एक्सोन्यूक्लियस की बात करें, एक्सोन्यूक्लियस क्या थे, एक्सोन्यूक्लियस कट इंड्यूस करते हैं लेकिन डीएनए के एंड पर ही करते हैं, सेंटर में कहीं नहीं करते। तो देखो एंडोन्यूक्लियस में आपको दिखे कि कट जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सेंटर में हो, किनारों पे ना हो, साइड्स पे ना हो। तो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस की ही एक्टिविटी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कट इंड्यूस किया लेकिन साइड पे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कट इंड्यूस किया साइड पे, ये भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ पे आप कहोगे कि मैम कट जो है ना वो एंडोन्यूक्लियस किसी एक लोकेशन पे लगा रहा है, स्पेसिफिक साइड्स पे, साइड पे कट नहीं है। और इसी के साथ साथ आपको सेलेक्ट करनी है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस अगर आप देखें तो एक्सोन्यूक्लियस अगेन सेंटर पे तो कट लगाता नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन अगर आप देखें ऑलमोस्ट मिलते जुलते से लग रहे हैं, लेकिन पोलैरिटी का फर्क है। क्यों, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। अब अगर आप देख रहे होंगे यहाँ आपको नजर आ रहा होगा 3 to 5 और यहाँ दिख रहा है 5 to 3'। तो इसका ध्यान रखना, एंडोन्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे कट कर सकते हैं, 5 to 3। यानी कि इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, अगर आपको ये पता है एक्सोन्यूक्लियस साइड पे कट करता है, गुड।
लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो पता हो ना कि 5 से 3 के डायरेक्शन में कट करेगा या 3 से 5 के डायरेक्शन में कट करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज टू। देखो आपको बताना है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन एम रहा है कि हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और ऐसे प्लांट जो कि स्पेसिफिकली पेस्ट रेजिस्टेंट है, जिन्हें कोई पेस्ट खराब नहीं कर पाता, क्यों बनवाए। सो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए दे रखा है एनकरेज इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स, बी है रिड्यूस पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड चेन, सी दे रखा है एलिमिनेट पेस्ट फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, डी दे रखा है रिटेन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल कंटेंट इन द क्रॉप दैट वुड बी अदरवाइज कंज्यूम्ड बाय पेस्ट। तो सीधी सी बात है, देखो हम पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि पेस्टिसाइड पे हमारा डिपेंडेंस घटे, पेस्टिसाइड किसी भी तरह से हमारे फूड चेन में एक्यूमुलेट ना हो, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन पेस्टिसाइड का हमें भी हार्म कर रहा है, तो हमें इससे खुद को बचाना पड़ेगा। तो तरीका क्या है कि पेस्ट रेजिस्टेंट बना लो और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम कर दो। अगला सवाल है, ऑब्जर्व द कंटेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑफ सॉइल सैंपल ए बी सी shown in the graph. If the temperature and soil moisture of all soil samples are identical, which soil sample will show faster decomposition? सबसे पहले सवाल पढ़ के ये समझो कि दिया किस यूनिट से है, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये है इकोलॉजी से। अब सॉइल में मॉइस्चर, सॉइल टेम्परेचर सब कुछ सेम बताया, लेकिन पूछ रहा है कि डिकम्पोजिशन फास्ट किस सैंपल का होगा। तो पहले देख लेते हैं कि ये सैंपल में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितनी इसमें परसेंटेज है। सो फर्स्ट जो है वो बता रहा है आपको लिग्निन कंटेंट, और आपको याद हो कि लिग्निन और काइटिन अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो डीकम्पोजिशन रेट जो है वो कम रहती है, और पूछ रहा है फास्टर, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना जिसमें लिग्निन काइटिन कम हो एंड शुगर और नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो, ताकि डीकम्पोजिशन फास्टर हो सके। सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे काइटिन का कंट्रीब्यूशन, थर्ड इंडिकेट कर रहा है नाइट्रोजन कंटेंट एंड फोर्थ इंडिकेट कर रहा है शुगर कंटेंट। सो देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, सैंपल ए में शुगर कंटेंट है, डिकम्पोजिशन हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ काइटिन कॉम्पोजिशन भी तो ज़्यादा है, मतलब फास्टर नहीं होगा रेट, काइटिन की प्रेजेंस है। सॉइल बी में अगर आप देखें, सॉइल बी में आप देखेंगे कि लिग्निन और काइटिन ही ज़्यादा है, और अगर ये ज़्यादा आ गए तो डिकम्पोजिशन रेट जो है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह सॉइल सी में देखें, आप कहेंगे मैम नाइट्रोजन कंटेंट इन शुगर ज़्यादा दिख रही है, और नाइट्रोजन कंटेंट और शुगर ज़्यादा दिखने का मतलब कि ये वाला सॉइल सैंपल जो है वो जल्दी से डिकम्पोज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सैंपल सी। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट एंड शुगर कंटेंट है, जिसकी वजह से डिकम्पोज जल्दी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 जो हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं एंड असर्शन रीजन है। सबसे पहला सवाल देखते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, रीजन दे रखा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब रीजन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको याद हो जो एम्ब्रियो सेक होता है, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एंड यहाँ प्रेजेंट होता है 2 सिनर्जिड के पास बैठा हुआ एग। अब यहाँ से जब पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब अपने साथ मेल गैमेट को लेकर आती है, जहाँ पे एक मेल गैमेट भेज दिया जाता है एग के पास, जहाँ पे आप सिंपल कहेंगे कि मैम ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसे हम बोलते हैं सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। एंड एक मेल गैमेट जो है वो निकल के यहाँ जाएगा। अब ये देखो 2 प्राइमरी न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस और एक आपका मेल गैमेट, तो जब ये तीनों फ्यूज होते हैं तब आपका बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी 2n ना होके 3n होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं। तो ये वाला तो आपको क्लियर कट समझ आ गया कि असर्शन जो है वो गलत दे रखा है, ट्रिप्लॉइड होता तो सही होता, लेकिन हाँ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है, तो ये आप कह सकते हो, क्योंकि जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा
तभी तो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। तो इस हिसाब से किस ऑप्शन के साथ जाओगे कि पहला असर्शन तो आपका गलत है लेकिन रीजन आपका ट्रू है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ओके 14 है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये ध्यान रखना, जो राइबोसोमल आरएनए है जिसे हम आरआरएनए बोलते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस में बनता है सेल के, स्पेसिफिकली न्यूसेलस जो होता है ना, न्यूसेलस नहीं न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो साइट न्यूक्लियस के अंदर स्पेसिफिकली बिजी होती है आरआरएनए के सिंथेसिस के लिए। यानी कि ये तो बात हो गई बिल्कुल सही। रीजन दे रखा है, इट इज ट्रांसलेटेड विद द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर आपको याद हो, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए बनवाता है, आरआरएनए नहीं बनवाता। यानी कि असर्शन ट्रू हो गया लेकिन रीजन क्या हो गया, रीजन हमारे पास फॉल्स हो गया, क्योंकि जो एंजाइम दे रखा है वो आरआरएनए ना बनवा के टीआरएनए का सिंथेसिस करवाता है। ओके 15 है, स्मोकिंग कैन राइज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए बोला जाता है कि इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये जो कंटेंट है हमारे ब्लड के अंदर जब जाता है, ये हमारी एडिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर प्रेजेंट ग्लैंड के अंदर एडर्नलिन एंड नॉर एडर्नलिन का सिक्रीशन बढ़वाता है। एडिनल ग्लैंड को जाके बोलता है कि ब्लड के अंदर एडर्नलिन एंड नॉर एडर्नलिन का डिस्चार्ज करो, ज़्यादा उसको रिलीज करो, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट रेट भी बढ़ती है। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और यही सारा कॉन्सेप्ट है, जो कोई निकोटीन कंज्यूम कर रहा है, चाय वगैरह पी रहे हैं, तो अगेन यही सारी चीज़ें जो हैं बॉडी के अंदर होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, PCR इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। रीजन दे रखा है, PCR कैन डिटेक्ट म्यूटेशन इन लो अमाउंट ऑफ DNA। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन समटाइम्स यूज़ कर लिया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, एंड PCR की हेल्प से हम लो अमाउंट ऑफ DNA में भी म्यूटेशन जो है वो पता लगा सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है, जहाँ टोटल 16 क्वेश्चन है, हर एक सवाल जो है वो 1 मार्क का है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, बेसिक आइडिया दे दिया है, करने की कोशिश करना, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। एंड अब हम आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी यहाँ पे जो भी है, कोशिश करना कि देखो बायोलॉजी में आप लिख रहे हो और सेक्शन बी में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसे आप सिंपली आराम से बता सकते हो, या तो एक फ्लो चार्ट में अपना आंसर दे दिए या फिर आप अपना आंसर दे सकते हो यहाँ डायग्राम में। अगर ऐसे सवाल मिलते हैं तो कोशिश करना कि डायग्राम बना के आओ, छोड़ के मत आना, करके आना है, अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फ्लो चार्ट और डायग्राम का फ़ायदा ये, लिखना कम पड़ता है एंड अपनी बात कह पाते हो, समझ भी एग्जामिनर को आसान से आ जाती है ना, आपको मार्क्स भी वो अच्छे दे देते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको बताना है प्रोसेस ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये सवाल ना आपसे पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पूछ रहा है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि कौन से हार्मोन हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी एंड अगेन ये चीज़ आपने क्लास 12th में भी पढ़ी है। तो कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले होता है GnRH, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस इसे सिक्रीट करता है और भेजता है पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं LH एंड FSH, और याद करो LH का काम किस पे जाएगा, लेडिक सेल पे जाएगा LL, एंड FSH जो है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। तो ये दो आ गए तीनों हार्मोन जो कि रेगुलेट करवाते हैं प्रोसेस को, ठीक है। अगेन देख लो, यहाँ पे दे रखा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से, जो कि एक्ट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी पे, सो दैट इंटीरियर पिट्यूटरी LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करे। LH जाता है लेडिक सेल पे एक्ट करता है एंड इसी के साथ एंड्रोजन का सिक्रेशन करवाता है, और यहाँ से एंड्रोजन और FSH मिलके पूरा प्रोसेस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का परफॉर्म करते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि LH जो है वो आगे चल के एंड्रोजन भी बनवाएगा लेडिक सेल से, और इसके बाद आप कहेंगे कि एंड्रोजन और FSH मिलके, एंड्रोजन एंड FSH मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाते हैं। होप समझ में आ गया होगा। अच्छा अगला सवाल देखो,
द डायग्राम बिलो शो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखा रखा है ये हीमोग्लोबिन चेन दिखा रखी है। पहले पे ध्यान रखना, पहली आपको हीमोग्लोबिन चेन दे रखा है, दूसरा आपको mRNA दे रखा है और तीसरा आपको दे रखा है यहाँ DNA। अब जरा सवाल देखो क्या है, इफ द टी स्टार कहाँ है, ये रहा, सब्सटीट्यूटेड विद A, हाउ वुड इट अफेक्ट द हीमोग्लोबिन चेन। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि T की जगह यहाँ पे क्या आ जाए, CAT, इस T स्टार की जगह A आ जाए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो आपको बताना है क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हो तीन तीन, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। जब तीन साथ में आते हैं वो बनता है कोडोन, और हर एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो अगर पहले यहाँ पे CTT की वजह से, CTT की वजह से क्या आ रहा था, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड अगर आपको दिख रहा था, तो अब क्या हो गया है, कैट हो गया है। ठीक है, और कैट देखो यहाँ पे कोड करता नजर आ रहा है वलीन को, तो कैट यहाँ पे यानी कि CAT यहाँ पर किसे कोड करता नजर आएगा, वलीन को। यानी कि यहाँ हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। पहले ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन अगर T की जगह A आ गया तो अमीनो एसिड बदल जाएगा और ग्लूटामिक की जगह क्या आ जाएगा, अब वलीन आ जाएगा। नेम द कंडीशन एंड इफेक्ट एसोसिएट विद अबव सब्स्टिट्यूशन। अब देखो हीमोग्लोबिन चेन में नॉर्मली होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, लेकिन यहाँ पे T की जगह A आने के बाद अब क्या आ रहा है, वलीन, यानी कि चेन जो है वो खराब बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का केस देखने को मिलेगा कि RBC बन तो रही है लेकिन RBC की शेप जो है वो सिकल हो गई है। सो पहला देखो क्या था, ये जो CTT दिया हुआ था ये बन जाएगा CAT, जो कि अब कोड करेगा वलीन को, और वलीन रिप्लेस किसे कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड। अब आप ये कहोगे कि ये चीज़ें कैसे पता चली, सब कुछ इसमें था। जैसे यहाँ CAT आया ना, तो यहाँ से हमने देख लिया कि CAT यहाँ वलीन को कोड कर रहा था, तो अगर CAT दोबारा आया है तो वलीन को ही वो कोड करेगा। फिर आ गया कैसी कंडीशन आएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन चेन अब अच्छी नहीं बन रही है, खराब बन रही है, तो सिकल सेल एनीमिया का केस आपको देखने को मिलेगा। RBC जो है, RBC बाई कॉनकेव शेप से कैसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, सिकल शेप, सरफेस एरिया घटेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे घटता हुआ नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट L एंड सेकेंड डोज M ऑफ वैक्सीन। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे समझ लो कि पैथोजन आया है, ठीक है, और सेकंड केस में वैक्सीन दी गई है, M में वैक्सीन दी है। सो कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज इंडिकेटेड बाय X एंड Y। X और Y क्या है, बॉडी रिस्पॉन्स है। तो आपको इस ग्राफ को समझ के कंडीशन बतानी है किस केस की बात है। अब अगर देखो L पैथोजन को बता रहा है, पैथोजन आया बॉडी के अंदर, कुछ अनवांटेड आया, तो बॉडी इससे लड़ना सीखना शुरू करेगी। यानी कि पहले जो आप X देख रहे हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो X है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी रिस्पॉन्स। बॉडी पहचान कर रही है कि कौन है, कैसे लड़ा जाए। लेकिन जब वैक्सीन दे दी गई है और वैक्सीन देने के बाद फिर अगर आप रिस्पॉन्स देखें तो रिस्पॉन्स कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी, क्योंकि वैक्सीन में आपने वीकेंड पैथोजन दिया, आपने बॉडी को बता दिया कि भाई इस तरीके का कुछ भी आता है तेरे पास तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है एंड इस पैथोजन को किल करना है। यानी कि ये जो रिस्पॉन्स है ये कौन सा है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। ठीक है, सो on administration first dose of vaccine L, the body show response of low intensity। अच्छा, यहाँ पे जो L है ये भी यही बता रखा है कि पहली डोज है वैक्सीन की, तो इसे वैक्सीन की पहली डोज मानो या फिर आप पैथोजन मानो, सेम ही चीज़ है, क्योंकि दोनों ही केस में रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो पहला इंडिकेट कर रहा है प्राइमरी रिस्पॉन्स, और वहीं सेकंड देखे तो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स रहा है वाई का जो केस है, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन प्राइमरी जो है वो काफ़ी धीरे चल रहा था, इतना स्ट्रॉन्गर भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सवाल जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बायोटेक का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो जो एक एक लाइन है ना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये आपकी NCERT में,
मुश्किल से आधे पैराग्राफ का होगा एंड उससे इतना अच्छा सवाल जो है वो यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। द इमेज बिलो शो द रिजल्ट ऑफ प्लांटिंग बैक्टीरिया इन क्रोमोजेनिक मीडियम। क्रोमोजेनिक मीडियम ऐसे होते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लाज्मिड सम प्लेट्स हैड ब्लू कॉलोनी। कुछ प्लेट्स ऐसी देखने को मिली जिसके पास ब्लू कॉलोनी थी। ठीक है, एंड सम प्लेट हैड वाइट कॉलोनी। कुछ ऐसी मिली जो कि वाइट कॉलोनी थी, मतलब एक प्लेट ऐसी थी जो ब्लू कलर दे रही थी, वहीं कुछ प्लेट्स ऐसी थी जो कोई भी कलर नहीं दे रही थी, कलरलेस थी। सो अ सिंगल बैक्टीरियम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज शोन बिलो। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, पहले बताना है आइडेंटिफाई द प्लेट्स विच इज या वाइट। ठीक है, इज आर वाइट। आपको बताना है कि इन प्लेट्स में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कौन सी प्लेट वाइट होगी और रीजन देना है ऐसा क्यों है। और बी में बताना है कि कौन सी प्लेट है जो ब्लू कलर देंगी एंड अगेन रीजन देना है। अब ये कॉन्सेप्ट इतना सा है, देखो प्लाज्मिड में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के भेजा है, तो जिस भी बैक्टीरिया के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लाज्मिड जाएगा वो कैसा कलर देंगी? वाइट, कलरलेस होंगी। यानी कि वाइट कॉलोनी क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है इंसर्शन। ये बताती है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन जो ब्लू कलर कॉलोनी है ये क्या बताती है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप देखें कि वाइट है तो वाइट में आपको सिर्फ प्लेट 1 नजर आएगी, और अगर आप देखेंगे बी में, यहाँ पे देखो प्लाज्मिड है लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तो प्लाज्मिड ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये कैसी कलर देंगी? ये देंगी ब्लू कलर। ठीक है, तो प्लेट सेकंड जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्लाज्मिड नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या देंगी? ये यहाँ पे आपको देती नजर आएंगी gene is inserted in beta galactosidase of plasmid, thereby causing insertional inactivation of enzyme. So blue color is, no blue color is made. जहाँ पर इंसर्ट है वहाँ पे वाइट कलर आएगा, और जहाँ पर इंसर्शन नहीं है वहाँ आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, बायोमास ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज 4 and large standing crop zooplankton 11, then दे रखा है small fishes का 25, and then दे रखा है large fishes का 37। अगर आप देखें 4 के बाद कितना हो गया? 11 के बाद कितना दे रखा है यहाँ पे? 25 के बाद देखेंगे 37। आपको क्या दिख रहा है? हर एक ट्रॉपिक लेवल बढ़ने के साथ यहाँ पर जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपको नजर आएगा इन्वर्टेड पिरामिड रिप्रेजेंट करता हुआ। इसे आप ऐसे बना सकते हो, थोड़ा नीट और क्लीन बना लेना। ठीक है, ये और थोड़ा सा बड़ा कर देना, तो ये आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पे क्या कहा था इन्होंने? इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ करो जो कि बायोमास दिखाए हर एक स्टेज पे, एंड ट्रॉपिक लेवल मेंशन करना। तो ये हो जाएगा आपका ट्रॉपिक लेवल 1, ये हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल 2, ये हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल 3, एंड ये हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल 4। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें चॉइस है, या तो आप ये वाला सवाल करो या फिर ये वाला करो, ये मर्जी आपकी है। एंड काफ़ी इजी दे रखा है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ड्रॉ करना है, ट्रॉपिक लेवल बताने हैं, तो ये आसानी से किया भी जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन टेबल गिवन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP बताना है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब अगर आपको ध्यान हो तो किसकी होती है? प्रोड्यूसर्स की होती है। एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि भाई नेट प्रोडक्शन जितना है और उसी में ही आप रेस्पिरेशन रेट भी जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इन दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना है। देन दे रखा है एनालाइज द ट्रेंड इन नेट प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कार्निवोरस, गिव अ रीजन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपको देखना है प्रोड्यूसर से जब टॉप कार्निवोरस तक नेट प्रोडक्टिविटी गई है तो कैसा ट्रेंड ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अगर ध्यान से देखोगे पढ़ा हुआ भी है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र के साथ कितना ट्रांसफ़र चलता है? 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। अब देखो एग्जैक्ट 10% तो नहीं है,
यहाँ पे कितना दे रखा है 45,000 एंड यहाँ पे 4490 दे रखा है, यानी कि अगर आप देखें एग्जैक्ट 45 नहीं है, 4500 नहीं है, 10% देखें तो नियर 10% है। तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है वो कौन सा चल रहा है, 10% लॉ का चल रहा है। एंड देखो जीपीपी निकालने का तरीका ये ध्यान रखना है कि ये प्रोड्यूसर की होती है, किसी की भी वैल्यू उठा के मत जोड़ देना, जीपीपी प्रोड्यूसर की होती है। और इसी तरह से क्या कर सकते थे, जीपीपी और रेस्पिरेशन रेट देके आपसे एनपीपी भी पूछ सकते थे। तब क्या करोगे कि जो आपको दे रखा है जीपीपी और एनपीपी पूछ रहे हैं, तो जीपीपी में से किसकी वैल्यू को माइनस करोगे, आर की, रेस्पिरेशन रेट को माइनस कर दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द फिगर गिवन बिलो शोज 3 स्पर्म ए बी सी, विच वन ऑफ द 3 स्पर्म विल गेन एंट्री इनटू ओवम। देखो ए दे रखा है, बी है, सी है, फटाफट देख के बता दो कौन सा स्पर्म है जो कि एंट्री ले रहा है। आप कहोगे मैम ए, ठीक है, ए जो है वो सबसे क्लोज नजर आ रहा है ओवम के। अगला है डिस्क्राइब द एसोसिएशन चेन इंड्यूस बाय इट ऑन पी एंड क्यू। अब देखो पी क्या दे रखा है, पी है मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, एंड क्यू क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है अंदर जो सेल है, बेसिकली ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। अगर आपको याद हो तो फीमेल में स्टेज आती है जहाँ पर डिवीजन जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एंड ये जब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म आके बाइंडिंग शो करता है जोना पेल्यूसिडा के साथ, तब यहाँ पे जो है ओवम बनता है। जब तक स्पर्म नहीं है तब तक ये जो क्यू है ये कैसे पड़ा रहेगा, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में पड़ा रहेगा। यानी कि पी की अगर मैं बात करूं तो स्पर्म ने एंट्री ली है तो जोना पेल्यूसिडा हार्ड होगी, अपने अंदर बदलाव करेगी ताकि एडिशनल आने वाले स्पर्म को रोका जाए। एंड क्यू क्या होगा कि वो सेकेंडरी oocyte है, और जैसे ही स्पर्म से समझ में आया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया कि स्पर्म है, वैसे ही सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा और ओवम का फॉर्मेशन करेगा। So देखो, the second meiotic division in Q began unequal will result in the formation of second polar body and haploid ovum. Q जो है वो किस में बदल जाएगा, haploid ovum में बदल जाएगा। एंड वहीं पे बात करें P की, P यानी कि जोना पेल्यूसिडा जो मेम्ब्रेन थी, ये इंड्यूस करेगी सेकेंडरी oocyte को, सिग्नल देगी, बताएगी कि आप डिवीजन कंप्लीट करिए, साथ साथ यहाँ पर इस तरीके के चेंजेस भी लाएगी कि एडिशनल स्पर्म्स जो हैं वो एंटर ना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द फेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द मोरुला स्टेज टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल। अब आपको पता है मोरुला स्टेज क्या होती है एंड कब हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी अटेन हुई है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो आप क्या कहोगे। देखो, एक बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले ओवम फ्यूज करता है स्पर्म के साथ और बनाता है जायगोट। जायगोट सब जानते हैं सिंगल सेल होता है, एंड ये जायगोट जो है डिवाइड करता है, और डिवीजन भी कैसा, हम बोलते हैं क्लीवेज करता है, क्योंकि जितने भी डिवीजन है उसमें हर एक सेल का साइज घटता चला जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये जायगोट है, तो जब ये अपनी अगली स्टेज में आएगा ना, ये इतना ही रहेगा, लेकिन सेल का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये 2 सेल स्टेज में आएगा। देखो, हम पढ़ाते इसी तरह से हैं, समझाते इसी तरह से हैं कि 1 सेल स्टेज के बाद 2 सेल, 4 सेल, देन 8 सेल, देन 16 सेल स्टेज। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि यहाँ 2 सेल स्टेज के बाद 3 सेल स्टेज आती है। आप ये भी तो मान सकते हो ना, इन दोनों में से पहले कोई एक सेल डिवाइड कर गई, दूसरी ने बाद में डिवीजन कंप्लीट किया, तो 3 सेल स्टेज भी आती है, 5 सेल स्टेज भी है, लेकिन वो बड़े कम टाइम पीरियड के लिए है, एंड प्रोसेस को समझाने के लिए आसान भी यही पड़ता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल, 4 सेल के बाद 8 सेल, और इंटरमीडिएट स्टेजेस जो हैं वो आती हैं। तो इसी तरह से डिवाइड करता करता लगभग 16 to 32 स्टेज तक चला जाएगा। ठीक है, मोरुला बन जाएगा। मोरुला के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के बाद आपको ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन नजर आएगा, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाएगा, एंड फाइनली ये बनेगा ब्लास्टोसिस्ट।
अब आप कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। ब्लास्टोसिस्ट देखो यहाँ तक अगर मैं दिखाऊं स्टेजेस तो आप कहेंगे नंबर ऑफ सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि कुछ सेल्स जो है ना इनमें से वो अरेंज हो जाती हैं पेरीफेरी पे, बाहर की तरफ, ठीक है। और ये जो लेयर है ये कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट, और ये इसलिए बनी है ताकि यूट्रस की जो लेयर है ना उसके साथ ये अटैचमेंट बना सके, पूरी तरह से अच्छे से उसमें एम्बेड हो सके, सो दैट बोला जाए कि प्रेगनेंसी अटेन हुआ है। और इसके अलावा इसमें से कुछ सेल जो हैं वो इस ट्रोफोब्लास्ट की लेयर के किसी एक कोने पे बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, जो क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास है ना एक्चुअल में लेयर्स, एपिडर्मिस, मेसोडर्म, ये सब कुछ बनाएगा एंड पूरा ऑर्गेनिज्म इससे बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट इसलिए ही बनी है ताकि यूट्रस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करवा सके एंड नरिशमेंट इन सेल के पास तक पहुंचा सके, ताकि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो, ठीक है। तो प्रेगनेंसी कब हम कहते हैं कि जब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये जाकर यूट्रस के अंदर, ठीक है, जब ये यूट्रस के अंदर पूरी तरह से एम्बेंड हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे इसे, तब हम इसे बोलेंगे प्रेगनेंसी अटेन होना। सो यहाँ देखो ये सब कुछ दिखा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट बनने के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, उसके बाद मोरोला, मोरोला के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ अगली स्टेज, एंड देन आपको फाइनली ब्लास्टोसिस्ट। एंड ब्लास्टोसिस्ट आप अगर देखें यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है यूट्रस के अंदर पूरी तरह से। जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट है ना तो यूट्रस इसके ऊपर पूरी तरह से कवरिंग करता है, तब हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी अटेन हुआ है। सो द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर क्या कहलाता है, मोरोला कहलाता है। मोरोला डिवाइड करता है एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन करता है। बाद में यही ब्लास्टोमेयर अरेंज होते हैं एंड बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं, अंदर बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होती हैं, इनर सेल मास बनाती हैं। ट्रोफोब्लास्ट का काम है अटैचमेंट करना यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ में एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करना, एक रास्ता बनाना, और यहीं पे जो इनर सेल मास है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है बनाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल was advised to undergo MTP. It was diagnosed that the fetus she was carrying had developed from a zygote having 45 chromosome with only 1 X chromosome. मतलब यह है कि डॉक्टर एक फीमेल को सजेस्ट करते हैं कि उसे MTP करवा लेना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जाइगोट डेवलप हो रहा है फीमेल के अंदर वो कैसा है, जिसके पास 45 क्रोमोसोम है, जहां एक क्रोमोसोम X है। यानी कि ये मत सोचना कि अब एक X है तो दूसरा Y होगा, नहीं, X है और दूसरा मतलब खाली है, ना X है यहाँ ना Y है। अब याद करो ये कौन सी कंडीशन आपने पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी ये टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम, तो व्हाट कंडीशन एंड हाउ डज इट अराइज, ये आती है एन्यूप्लॉइडी की वजह से। जब प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाया एक्स एंड, जब हम बात करते हैं डिवीजन पे, क्रोमोसोम पोल पे मूव करते हैं, जब ये सेपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, उसकी वजह से ये कंडीशन आती है, कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम। एंड व्हाई वाज शी एडवाइज्ड टू अंडरगो MTP, क्योंकि अगर ये बच्चा पैदा हो जाता टर्नर सिंड्रोम का तो ये बच्चा आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, इस बच्चे के लिए लाइफ सरवाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में, तो इसलिए डॉक्टर ने MTP सजेस्ट किया। सो देखो टर्नर सिंड्रोम दे रखा है, 45 विद एक्सो क्रोमोसोम है, और ये किस वजह से आती है कंडीशन, एन्यूप्लॉइडी की वजह से। MTP इस वजह से किया गया था क्योंकि जो बच्चा होता उसकी रूडिमेंट्री ओवरी होती, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, पुअरली डेवलप ब्रेस्ट होती एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इनफर्टाइल होती वो फीमेल। इस वजह से डॉक्टर ने MTP सजेस्ट किया। नेक्स्ट आते हैं, द ग्राफ बिलो शो 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप देखोगे कि ग्राफ यहाँ पे 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन को बता रहा है। अगेन हार्डी वेनबर्ग में आपने पढ़ा हुआ है। The shaded area marked with arrows show the individual in population which are not selected. क्या कह रहे हैं कि जो मार्क्ड एरिया है एरो से, ये एरिया बता रहा है उन इंडिविजुअल के बारे में जो पॉपुलेशन में सेलेक्टेड नहीं है,
मतलब इस मार्क एरिया को अपनी ऑब्जर्वेशन से हटा देना, एंड ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, इसको हटा देना। अब क्या दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये 3 आपको ग्राफ दे रखे हैं, व्हाट नेम्स आर गिवन टू द टाइप ऑफ सिलेक्शन शोन इन ग्राफ ए बी एंड सी। अब ये बहुत इजी है, सीधा सीधा आपकी किताब का है। देखो पहला दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एक आप कहेंगे कि जो कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है जो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड है, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, स्टेबलाइजिंग। अच्छा अगला देखो ग्राफ बी। ग्राफ बी में आपको दिख रहा है कि एक तरफ का तो सेलेक्ट हो रखा है कैरेक्टर, लेकिन दूसरा कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं है। मतलब ग्राफ एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डायरेक्शनल। ध्यान रखना मार्क्ड एरिया आपको नहीं कंसीडर करना है। सी वाला देखो, सी वाले में आपको बीच वाला कंसीडर नहीं करना है, ये फिर आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डिस्ट्रप्टिव, कि यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं वो दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स वाले सेलेक्ट हुए हैं। अगला क्या दे रखा है, आफ्टर द सिलेक्शन हैज ऑपरेटेड फॉर सेवरल जनरेशन इन द अबव पॉपुलेशन इंडिकेटेड इन ग्राफ ए बी एंड सी। ग्राफिकली आप इसे बनाइए, यानी कि करना क्या है, यहाँ पर जो शेडेड एरिया है ना उसको हटा देना है, बाकी आपको ग्राफ बनाना है। जैसे अगर आप ए का बनाएंगे तो ए आपको नजर आ रहा है स्टेबलाइजिंग, बी का अगर बनाओगे बी आपको नजर आ रहा है डायरेक्शनल, और अगर सी का बनाओगे सी आपको नजर आ रहा है डिस्ट्रप्टिव। तो इस तरीके से आपको ए और बी, ए बी सी को इंडिकेट करना था, सीधा ही सवाल में दे रखा था। एंड थोड़ा सा ध्यान लगाना और देख लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आंसर तक दिया हुआ है सवाल में, बस अगर समझ पाओगे तभी हो सकता है। ओके अगला क्वेश्चन है, द एरिएशन टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, एक्सप्लेन इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड बीओडी ऑफ इफ्लुएंट। अब देखो एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट की बात चल रही है, और एरिएशन टैंक का मतलब कि यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आप कहेंगे जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि हवा अगर चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, क्यों चाहिए, हमें फ्लॉक्स बनवाना था, हमें माइक्रोब और फंजाई, माइक्रोब में आप कह सकते हैं बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ करवानी थी, तो इसलिए यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कब आएगी, जब आप अपने कंटेंट में हवा को मिक्स करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है एरिएशन टैंक की, मतलब उसके अंदर बीओडी नहीं है, आपने हवा अच्छे से प्रॉपरली मिक्स नहीं करा, ऑक्सीजन का कंटेंट नहीं है, तो अगर ट्रीटमेंट करना है तो तरीका क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को, हवा को मिक्स करो। सो इट विल एडवर्सली अफेक्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्योंकि एरिएशन टैंक सुनते ही याद आ जाए सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात चल रही है, एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। व्हेन द एरिएशन टैंक इज नॉट फंक्शनल, अगर एरिएशन टैंक फंक्शनल नहीं है तो सीधी सी बात है कि उसमें हवा प्रेजेंट नहीं है, उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो माइक्रोब, यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स ग्रोथ करवाने थे, फ्लॉक्स फॉर्मेशन करवाना था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रोथ नहीं होगा, एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज, यूज भी नहीं होगा। So major part of organic matter in the effluent will not be consumed by this bacteria, and BOD effluent की कम ही रहेगी। BOD होता क्या है कि वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि 1 लीटर प्रेजेंट पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ताकि वो प्रेजेंट उस 1 लीटर ऑफ वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम कर सकें। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that would be consumed if all organic matter of 1 liter of water were oxidized by bacteria. So सीधी सी बात है, अगर किसी वेस्ट वाटर की BOD ग्रेटर है तो मतलब BOD मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, क्योंकि जितनी ज़्यादा BOD उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा। अब BOD जैसे जैसे घटती जाएगी हमें आइडिया लगता जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं पानी के अंदर प्रेजेंट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से BOD घट रही है और ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो रहा है, तो पानी जो है वो लेस पॉल्यूटिंग होता जा रहा है।
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27. A farmer grew two variety of corn crop in a field A and B. He grew normal corn crops in field A and GM corn crops in field B. ये ध्यान रखना, फील्ड A में नॉर्मल क्रॉप लगाया, फील्ड बी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगाया, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने क्या देखा है, ही ऑब्जर्व्ड कॉर्न बोरर अटैक फील्ड ए, देखा क्या गया कि फील्ड ए में जो नॉर्मल फसल लगाई है उस पे पेस्ट ने अटैक कर दिया, यानी कि फसल जो है खराब हो रही है फील्ड ए की। टू कंट्रोल इट स्पोर ऑफ बीटी वर स्प्रेड ऑन इन फील्ड ए। अब कॉर्न बोरर्स की एक्टिविटी को रोकने के लिए फील्ड ए में स्पोर्स जो हैं वो पानी में मिक्स करके उन पे डाले गए अपने प्लांट्स पे। सो नेम द जीन इन द स्पोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। अगेन क्राई1 ए बी है, क्राई सेकेंड ए बी है, क्या होगा यहाँ पे, जीन आपने पढ़े हैं बायोटेक में। अगला दिया हुआ है व्हाट इफेक्ट विल स्पोर ऑफ बीटी हैव ऑन इंसेक्ट पेस्ट। अब देखो स्पोर है बीटी का, ठीक है, याद है स्पोर सैशे में मिलते हैं मार्केट में, पानी में घोल के उसको स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट्स के ऊपर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि स्पोर जो है उसके पास एक टॉक्सिन प्रेजेंट है, ठीक है। जब वो स्पोर को पेस्ट खाएगा, पेस्ट की गट के अंदर अल्कलाइन पीएच है, जहाँ जाके वो स्पोर एक्टिव हो जाएगा एंड स्पोर के एक्टिव होते ही पेस्ट जो है मर जाएगा। तो आप सेकंड बी वाले में यही एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एंड सी दे रखा है हाउ हैज़ फील्ड बी डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट दिस पेस्ट। बेटा आपने उसमें जीन दिया है जिसकी वजह से उसके पास रेजिस्टेंट जो है वो आ गई है। सो जीन कौन सा है, क्राई1 ए बी। अगेन स्पोर की कहानी सुनोगे तो स्पोर के पास इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, क्रिस्टलाइन टॉक्सिन, जो कि एक्टिव कब होगा, जब पेस्ट खाएगा इस स्पोर को। ये स्पोर पेस्ट की गट में जाएगा जहाँ पे एल्कलाइन पीएच है, जिसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद स्पोर एक्टिव होने के बाद जो आपका पेस्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। देन सी वाले में दे रखा था बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो क्लोन करके डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू लगाया गया था फील्ड बी के प्लांट्स में, जिसकी वजह से उन पे कोई भी पेस्ट का इम्पैक्ट नहीं रहा है। अब ये था आपका 27 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चॉइस में है, ठीक, या तो आप ये करें या आप ये करें। ध्यान रखना और वाले जो सवाल हैं पहला करो दूसरा करो, करना एक ही है, दोनों मत करना कि हमें तो दोनों आते हैं। भाई मार्क्स आपको एक के ही मिलेंगे क्योंकि ये चॉइस में है। नेक्स्ट अगर आप देखें, लिपोप्रोटीन लिपेज डेफिशिएंसी is a genetic disorder in which a person has defective gene for lipase. This lead to high triglycerides, stomach pain, fat deposition under the skin. It may eventually affect the liver, pancreas, and may also cause diabetes. And the disorder occur if a child acquired defective gene from both parent, autosomal recessive. Then enzyme replacement treatment is one of the treatment offered to the patient with LPLD. अगेन अगर आप समझें कि एक जीन की खराबी है, ठीक है, एक जीन की कमी है, तो इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, जीन थेरेपी से। जीन थेरेपी के कॉन्सेप्ट पे ये दे रखा है। सो व्हाट इज प्रोसीजर इज फॉलोड इन ईआरटी, व्हाट कुड बी वन पॉसिबल ड्रॉबैक ऑफ ईआरटी। देखो अब अगर हम बात करें जीन थेरेपी का, इसका पॉसिबल ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि अगर ये डेफिशिएंसी पता लग जाती एम्ब्रियोनिक स्टेज में तब परमानेंट क्योर हो सकता था, उसके बाद थेरेपी ही चलती रहेंगी, परमानेंट क्योर नहीं होगा। एंड हाउ कैन LPLD बी ट्रीटेड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अगेन यहाँ आपको जीन थेरेपी के बारे में ही डिटेल में बताना है। सो फंक्शनल एंजाइम दिया जाएगा पेशेंट को, एक तरीका यही है। अब जब एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो तरीका यही है कि आप एंजाइम ही प्रोवाइड कर दीजिए इंजेक्शन के थ्रू। प्रोसीजर कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं है, ठीक है। हमेशा जब भी एंजाइम की नीड होगी डॉक्टर से इंजेक्शन के थ्रू एंजाइम को लेना ही पड़ेगा, परमानेंट क्योर नहीं है। जीन थेरेपी का यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ ड्रॉबैक ये है कि करेक्शन एक प्रॉपर तभी हो सकता परमानेंट करेक्शन की अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डायग्नोस होता और तभी जीन जो है वो दे दिया जाता।
and here gene are inserted into a person's cell tissue, treat a disease. Correction of genetic disorder involve delivery of normal gene. देखो जीन थेरेपी में आपको पता है कि जो जीन खराब है या जो जीन है ही नहीं उसकी जगह सही जीन दे दिया जाता है, और अगर ये दिया जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में तभी यहाँ पर जीन की कमी या डिफेक्टिव जीन को हटाया जा सकता है. अदरवाइज आप अगर सोचें कि बच्चे के बर्थ के बाद जीन थेरेपी ली जाए तो फिर इसका कोई भी फायदा नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. गिव 3 रीजन एज टू व्हाई द प्रोकैरियोट्स आर नॉट गिवन एनी फिगर्स फॉर देयर डाइवर्सिटी बाय इकोलॉजिस्ट. देखो इकोलॉजी में आप जब भी पढ़ते हो ना, आप उन बड़े ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ते हो. कभी भी इकोलॉजी में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया. क्यों? क्योंकि आप ऐसा कह सकते हो कि जिस समय से कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है इतनी बड़ी वैरायटी है एंड उसको हम प्रॉपर जान पाने के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं होंगी उस समय. तो फिर जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुए तो उसमें प्रोकैरियोट्स नहीं रहे. सो क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, देखो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो बिलियंस में प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हर एक को बता पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है. एंड जिस समय कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उस समय तो ऐसी टेक्निक्स भी नहीं थी जिसकी हेल्प से इसको अच्छे से समझाया जा सके. तो इसी वजह से इकोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना डिटेल में नहीं पढ़ाए जाते हैं. So classification and identification of vast diversity of microbe is very difficult and cannot be efficiently done with use of currently available method. सेकेंड है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें आप लेबोरेटरी कंडीशन में कल्चर नहीं कर सकते, जिन्हें आप लैब में लाके पढ़ नहीं सकते, तो ऐसो को भी हटा दिया गया है. एंड करंट बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की बात करें तो ये काफ़ी एक बड़ी रेंज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बताती है जो कि अर्थ पे अलग अलग हैबिटाट्स में रहते हैं. अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है. कितने माइक्रोब्स ऐसे हैं जो एयर में होंगे, पानी में होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, और ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है. एंड इन्हें पढ़ने के लिए, क्लासीफाई आइडेंटिफाई करने के लिए अभी भी ज़रूरत है कि हमारे पास कुछ और एडवांस टेक्निक्स होनी चाहिए. ओके, सेक्शन डी है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के 3 सब पार्ट हैं जहाँ पे आपको किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी, बाकी आपको करने कंपलसरी है. सो 29 देखो, जैसे ए वाला है ना, ए वाले में आपके पास चॉइस है, या तो आप इसे करो या फिर आप इसे करो. बी में आपको करना ही करना है. सो क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर बिलो शो PUC18 and similarly which is similar to PBr322 in its function. However, the difference sum of their restriction side. Of course, अगर प्लाज्मिड की हम बात कर रहे हैं, हमने बनाए हैं, तो कुछ तो फ़र्क होगा. रिस्ट्रिक्शन साइड का डिफरेंस होता है. एंड नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन PBr322 में अप्रॉक्सीमेटली 20 होते हैं. क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं बायोटेक में. आप कहेंगे मैम प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र यूज़ तो हमने किया था जब हमें डिज़ायर्ड जीन का ट्रांसफ़र करवाना था. तो आप सिंपल कह सकते हो जीन ट्रांसफ़र में, डिज़ायर्ड जीन ट्रांसफ़र में. देन दे रखा है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन अबव स्ट्रक्चर डैमेज. अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं रहा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं रहा तो रेप्लिकेशन भी नहीं होगा. ठीक है. देन बी वाला दे रखा है लेग जेड जीन हैज मेनी रिकॉग्निशन साइट, स्टडी द सेगमेंट ऑफ डीएनए गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. ये सेगमेंट आपको पढ़ना है, ठीक, और इस सेगमेंट को पढ़ के आपको इस क्वेश्चन पे आंसर करना है. अप्लाई योर नॉलेज ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, आइडेंटिफाई एंड मार्क द पॉसिबल रीजन वेयर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्स विल कट. देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिन्हें आप दोनों तरह से पढ़ो, आप डायरेक्शन आप ऐसे कह सकते हो, रीडिंग का ओरिएंटेशन सेम रखना तो दोनों तरफ से एक पढ़ा जाए. यानी कि इस सीक्वेंस में आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढना है जहां पर एक्स एक्ट करेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो अगर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यानी कि यहाँ पे आपका एक्स जो है वो एक्ट करेगा. सेकेंड है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाई वॉज यूज टू एक्सट्रैक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ प्लांट. देखो प्लांट से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए किसका यूज किया? वाई का यूज किया. एंड दिस जीन नीड्स टू बी इंसर्ट इन द डीएनए गिवन सेगमेंट which has been treated with restriction enzyme X. अब देखो दूसरी जगह restriction enzyme X का यूज कर लिया.
विल देयर बी सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन, आप कहोगे हो ही नहीं सकता। आप एक जगह से जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, दूसरी जगह से आप निकाल के ला रहे हो जीन विद द हेल्प ऑफ एक्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप आइसोलेट कर लोगे, लेकिन आप इस आइसोलेटेड सेगमेंट को जोड़ नहीं पाओगे क्योंकि इनके एंड्स अलग होंगे। एंड्स अलग होंगे क्योंकि अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए गए हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप जहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के ला रहे हो और जहां पे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे वहां से जो जीन हटाओगे, कट करोगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही यूज होना चाहिए। एंड सी दे रखा है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा PUC18 ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसका कॉपी नंबर हाई है। यानी कि अगर आप इसके साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजोगे, ये आप एक कॉपी भेजोगे, ये आपको 1000 कॉपी बना के देने की कैपेबिलिटी रखता है। ये रहा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो। इसे अच्छे से समझना, देन आंसर करना। एंड बता दूं थोड़ा आसान हो जाएगा, इकोलॉजी से ही दे रखा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ पैरामीशिया competing for the same resource in a culture medium। इंटर स्पेसिफिक है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटर स्पेसिफिक है, एक ही घर घर की बात है। सो कल्चर मीडियम में दिया है पैरामीशियम कॉडेटम एंड पैरामीशियम ऑरेलिया वर ग्रोन इन सेपरेटेड कल्चर एज वेल एज इन अ मिक्स्ड कल्चर। इन्हें सेपरेटेड कल्चर में भी ग्रो किया गया, इन्हें मिक्स्ड कल्चर में भी ग्रो किया गया। एंड इट वॉज फाउंड दैट each species grew in number according to the logistic equation। लॉजिस्टिक मतलब जो रियल कर्व होता है ना, दो पढ़े होंगे आपने, लॉजिस्टिक कर्व एंड एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल आप कह सकते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल गई तो ग्रोथ जो है वो चलती ही चली जाएगी, रुकेगी नहीं। और वहीं लॉजिस्टिक की एक्चुअल में रियल कंडीशन में जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, वो होती हैं लिमिटेड। तो अगर वो लिमिटेड हैं तो फिर भाई ग्रोथ भी उसके हिसाब से ही चलेगी। तो इसे ऑब्जर्व करना ध्यान से। देखो, एक दे रखा है पैरामीशियम ऑरेलिया का, दूसरा दे रखा है कॉडेटम का। ये दे रखे हैं अलोंग कि जब पैरामीशियम ऑरेलिया अकेला ग्रो कर रहा था और कॉडेटम अकेला ग्रो कर रहा था, और जब मिक्स्ड कल्चर में ग्रो करा तो उस समय पे पैरामीशियम ऑरेलिया तो ग्रो कर गया, लेकिन कॉडेटम जो है वो मिक्स्ड कल्चर में ग्रो नहीं कर पाया। मिक्स्ड कल्चर का मतलब क्या है कि आपने पैरामीशियम ऑरेलिया एंड कॉडेटम को एक ही कल्चर में डाल दिया जहाँ पे कंपटीशन होगा, और जो बेटर होगा वो सर्वाइव करेगा और जो इन्फीरियर होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो विच स्पीशीज इज कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर। आप देखोगे मिक्स्ड कल्चर में पैरामीशियम ऑरेलिया जो है वो ग्रो कर पा रहा है, लेकिन कॉडेटम जो है वो नहीं ग्रो कर पा रहा है। तो सुपीरियर कौन सी हो जाएगी, ऑरेलिया। सपोर्ट इट विद डाटा प्रोवाइडेड, आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो एक तरफ दे रखा है नंबर, दे रखा है नंबर ऑफ टाइम्स भी दे रखा है, डेज दे रखा है। तो इससे अपना स्टेटमेंट बना सकते हो कि गिवन टाइम पीरियड में आप ऐसे कह सकते हो 10 दिन में ऑरेलिया का नंबर तो चला गया 90, लेकिन 10 दिन बाद आपने देखा है यहाँ पे कॉडेटम का नंबर तो ये हो गया लेस देन 20। तो ये आपका आंसर सपोर्ट कर जाएगा इस तरह से। अगला है स्टेट द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ अबव रिजल्ट एंड नेम द साइंटिस्ट एसोसिएट विद दिस प्रिंसिपल। अब अगर आप देखें दो स्पीशीज अगर साथ हैं तो कंपटीशन होगा ही होगा। किसकी स्टेटमेंट थी, गॉस की स्टेटमेंट, यानी कि गॉस प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल। सी है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन विच टू और मोर स्पीशीज कंपीटिंग विद ईच अदर कैन को एक्सिस्ट। बिल्कुल एक्सिस्ट कर सकती हैं। ये कह रहे हैं ऐसा मैकेनिज्म बताना है जहां दो स्पीशीज आपस में compete करने की बजाय को एक्सिस्ट करें। तब आप क्या कहोगे कि साथ मिलकर रहना है तो एडजस्टमेंट क्यों ना कर लिया जाए। ठीक है, एक स्पीशीज लाइक अगर आप कहें कि खाने का टाइम अलग अलग कर दें, या फिर आप कह सकते हो कि रहने की जगह थोड़ी अलग अलग कर दें, तो दो स्पीशीज को एक्सिस्ट कर सकती हैं। इस कॉन्सेप्ट को रिसोर्स पार्शनिंग बोलते हैं। एंड ये था क्वेश्चन जो आपको चॉइस में मिलेगा, और में या तो आपको ये करना है या फिर आपको जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो करना था। क्या दे रखा है, ग्राफ ए एंड बी शो बिलो डिपिक्ट इंटरैक्शन ऑफ टू स्पीशीज विच ग्राफ इंडिकेट म्यूचुअलिज्म। आपको बताना है दो स्पीशीज दे रखी हैं ए और बी, आपको सिंपल बताना है गिवन में से कौन सा ग्राफ म्यूचुअलिज्म बता रहा है।
अब देखो सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका कितने 4 मार्क का है। तो अगर कर रहे हो ग्राफ वाला है तो आपको ये तो बताना है कि भाई कौन सा म्यूचुअलिज्म बता रहा है, साथ साथ ये भी तो बताओगे कि क्यों बता रहा है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म होता क्या है। तो ऐसा सवाल करोगे तो सबसे पहले हेडिंग डाल के म्यूचुअलिज्म को एक्सप्लेन करना, कम से कम 3-4 पॉइंट होने चाहिए। देन आप देखोगे म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो स्पीशीज इंटरैक्ट करें और दोनों का फायदा हो, यानी कि दोनों को ग्रोथ जो है वो मिल रही है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा ग्राफ ए में। ग्राफ बी में देखेंगे तो ग्रोथ जो है वो बी स्पीशीज की चल रही है लेकिन ए की नहीं चल रही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे आप सिंपल कहेंगे कि मैम यहाँ पर जो ग्राफ ए था वो म्यूचुअलिज्म बता रहा था। और ये रहा आंसर जो हमने यहाँ पे सारा डिस्कस कर लिया है दोनों क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन ई, जहाँ हर एक सवाल कितने नंबर का है, 5 नंबर का है एंड बहुत ज़्यादा इजी। और ये जो क्वेश्चन है ना अगर आप देखें तो देखो नॉर्मल रिपोर्ट्स दे रखी हैं, कपल 1 कपल 2, ये चीज़ें ना आपने पढ़ी हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब जो पहली 3 चैप्टर आते हैं वो टोटल 16 मार्क्स के हैं एंड यहाँ देखो जनरली बताया यही जाता है कि भाई पहले 2 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कम, आप ऐसे कह सकते हैं कि कम पढ़ के आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। पहले दो जो चैप्टर हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ पे आप कहें कि पढ़ना ज़्यादा है, बहुत सालों से आते आ रहे हैं टॉपिक। लेकिन हाँ अगर पेपर कुछ इस तरीके से बनता है जैसा ये दे रखा है सैम्पल पेपर, तो जो ऐसे चैप्टर हैं जिसे लेस इंपॉर्टेंट बताया जाता है वहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन है, प्लेस्ड बिलो आर केसेस स्टडीड ऑफ सम कपल्स हु वर नॉट एबल टू हैव किड्स। कुछ केसेस दे रखे हैं ऐसे कपल के जो इनके पास आप कहें कि कैपेबल नहीं है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं। सो दीज कपल्स आर नॉट रेडी फॉर अडॉप्शन एंड नॉट टेकिंग गैमेट्स फ्रॉम डोनर। ये कपल ऐसे हैं जो कि अडॉप्शन भी नहीं चाहते और गैमेट भी नहीं चाहते किसी और इंडिविजुअल से। After through examining the case, the assisted reproductive technology will you suggest to these couple as a medical expert। आपको बताना है कि ये केस आपको पढ़ने हैं। अब ध्यान रखना वो गैमेट भी नहीं लेंगे किसी से, ना ही वो अडॉप्शन कर सकते हैं। तो कौन सी आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एज एन एक्सपर्ट आप इन कपल को सजेस्ट करेंगे हर एक केस में। सो देखो पहला केस क्या दे रखा है, कपल एक तरफ फीमेल के बारे में है एक तरफ मेल के बारे में। कपल 1 में है कि फीमेल की रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन हम मेल जो है नॉर्मल स्पर्म्स है टेस्टिंग में, लेकिन कनेक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आईवीएफ, ठीक है, आईवीएफ हो गया, जिफ्ट हो गया, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, आप ये तरीके बोल सकते हो। सेकेंड कपल देखो ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का ही ब्लॉकेज है तो स्पर्म क्यों ना कलेक्ट कर लिया जाए, सॉरी स्पर्म कलेक्ट कर लिया जाए मेल से एंड ओवम कलेक्ट कर लिया जाए फीमेल से अनदर। इसके बाद आप आईवीएफ कराइए, देन जिफ्ट एंड आईयूटी भी हो सकता है। कपल 3 नॉर्मल रिपोर्ट है लेकिन हाँ पुअर स्पर्म सीमेन पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ काउंट, मोर्टेलिटी एंड मॉर्फोलॉजी, यानी कि मेल जो है वो नॉर्मल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, स्पर्म काउंट जो है लो है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो सकता है कि नॉर्मल स्पर्म सेलेक्ट किया है देन उसको फर्टिलाइज करवा दिया ओवम के साथ। फोर्थ है लो ओवेरियन रिजर्व एंड नॉर्मल रिपोर्ट, तो यहाँ पर अगेन आप आईवीएफ बोल सकते हैं। फिफ्थ दे रखा है स्टेरिलाइजेशन इन मेल एंड मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल अबनॉर्मल स्पर्म, ये ध्यान रखना फीमेल का केस है। तो ऐसे केस में अगर स्टेरिलाइजेशन है तो यहाँ पर भी आप वही सारी टेक्निक जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो देख लो ज़्यादातर केस में आपको यही दिखेगा, आईसीएस है केस नंबर 3 में, सेकंड में आईयूटी है, आईवीएफ है, पहले वाले केस में भी यही है। देन जो हमारे पास केस नंबर 4 था उसमें भी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि आप यहाँ गिफ्ट नहीं बता सकते, गैमेट ट्रांसफर की बात आप नहीं कर सकते हो। और ये है क्वेश्चन जो चॉइस में दे रखा है। अगेन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मिल जाएगा। ये सवाल जो है ये बैरियर मेथड्स पे है। सो गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशन, एनालाइज द सिचुएशन एंड सजेस्ट द नेम ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस along with mode of action।
देखो पहला क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, किसका यूज करते हैं, वॉल्ट्स हो गए, इन सब चीजों का यूज करते हैं। मोड ऑफ एक्शन ट्रांसफर ही रोक दिया आपने स्पर्म का। स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में गैप लेना है, इम्प्लांट करवा सकते हैं, पिल्स हो सकते हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं। इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, वो जो 72 आवर्स में ली जाती है, इफेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा। देन टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन फीमेल, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाए, ट्यूबेक्टमी, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं आप, ट्रांसफर रोक रहे हैं बेसिकली। स्टरलाइजेशन मेल, स्टरलाइजेशन वास डिफरेंस को कट करके टाई करना वास डिफरेंस को, तो वहाँ पर भी आप क्या ब्लॉक कर रहे हैं, बेसिकली आप ट्रांसफर ही रोक रहे हैं इन केसेस में। सो देखो ये सारी चीज़ें हैं, सर्विक्स को कवर कर लेना ड्यूरिंग क्वाइटस, केस नंबर 1 जब एंट्री ब्लॉक कर रहे हैं स्पर्म की। सेकेंड में स्पेसिंग में आप ये सारी चीज़ें लिख के आ सकते हो। पिल्स आ गई, बेसिकली हार्मोनल कॉम्बिनेशन एंड कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। देन 72 आवर्स आफ्टर क्वाइटस कॉम्बिनेशन जो लिया जाता है प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का, फीमेल की बात करें तो ट्यूबेक्टमी, मेल की बात करें तो वेसेक्टमी, ट्रांसपोर्ट ही रोक रहे हैं हर एक केस में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, गिवन बिलो इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए शोइंग द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब देखो ये बड़ा आसान है, क्या दे रखा है, उसने आपको साफ बोल दिया कि कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का। क्वेश्चन ये क्या है, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड mRNA। अब देखो कोडिंग दे रखा है, कोडिंग को देख के आपको क्या लिखना है, टेम्पलेट लिखना है। तो जब आप टेम्पलेट लिखेंगे ना तो डीएनए का ही लिख रहे हैं, तो क्या करोगे, ए के सामने टी कर देना, टी के और जी के सामने सी कर देना। यानी कि ये जो ए टी जी लिखा हुआ है, ए के सामने टी लिख दोगे, टी के सामने ए, जी के सामने सी, एंड पोलैरिटी बदल देना, 5' to 3' कोडिंग की होती है, 3 to 5 होती है टेम्पलेट की। तो इस तरह से इसे आपने लिखना है। देन mRNA, अब ये बड़ा आसान है, mRNA कोडिंग का जो सीक्वेंस है ना, कोड है, वो सेम होता है, बस क्या करना है, यहाँ T की जगह आपको U सब्सटीट्यूट करना है। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ जितनी भी जगह T है वहाँ आप U सब्सटीट्यूट करते जाओगे, आपको मिल जाएगा mRNA का सीक्वेंस। ये देखो, ये आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे, ये है आपके पास mRNA का सीक्वेंस। देखो जैसे ATG दे रखा था, ये गिवन था कोडिंग, तो आपने T की जगह U कर दिया, अगेन T की जगह आपने U कर दिया, तीनों T है, U कर दिया, अगेन T आपने U कर दिया। आपने किसका सीक्वेंस लिखा है, ये mRNA का। अब इससे पहले टेम्पलेट, मैंने बोला टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या रहती है, 3 to 5' रहती है। A के सामने T करोगे, T के सामने A करोगे, G के सामने C और C के सामने G करोगे। तो देखो A था, A के सामने T कर दिया, T के सामने A, G के सामने C। तो इस तरह से करते हुए आप इसे पूरा ड्रॉ कर लेंगे, अच्छे से इसको लिख लोगे। B दे रखा है, इफ GUA ऑफ अ ट्रांसक्राइब mRNA इज एन इंट्रॉन। अब देखो GUA की बात कर दी कि भाई ये इंट्रॉन है, सो डिपिक्ट द सीक्वेंस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ mRNA मेच्योर प्रोसेस HNRNA स्ट्रैंड। बैक्टीरिया के केस में, ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में याद हो, जो मेच्योर mRNA होता है उसमें इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। तो अगर GUA एब्सेंट इंट्रॉन है, तो जो आप mRNA का सीक्वेंस बना के रखा हुआ है उसमें से GUA को हटा देना, और जो रिमेनिंग है वो आपका ह्यूमन mRNA का सीक्वेंस हो जाएगा। इसी तरह बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया का देखो जेनेटिक मटेरियल ही छोटा सा है, और जनरली बैक्टीरिया के पास जो है इंट्रॉन एक्सॉन का कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं पड़ता। हालांकि एक अलग कॉन्सेप्ट है इसे लेके, लेकिन हाँ यहाँ पर आप एज इट इज़ लिख देना। तो बैक्टीरिया के केस में mRNA ऐसा का ऐसा ही लिख दोगे, और जो आप ह्यूमन के केस में लिखोगे, क्योंकि बोल दिया गया है GUA को कि ये क्या है, इंट्रॉन है, तो ह्यूमन के केस में से इसको हटा देना, क्योंकि इंट्रॉन है, एंड ह्यूमन का जो मेच्योर mRNA है उसके अंदर इंट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और साथ साथ ध्यान रखना, ह्यूमन के मेच्योर mRNA के पास 5' एंड पे कैपिंग होती है, एंड 3' एंड पे पॉली एडेनिन चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। अगला क्या दे रखा है, अपॉन ट्रांसलेशन हाउ मेनी अमीनो एसिड विल द रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड। सो देखो
ह्यूमन का केस ले लो या इसका केस ले लो, जिसमें भी आप देखेंगे तो पूछ रहा है कितने अमीनो एसिड आएंगे। अब देख लो जितने कोडॉन होंगे उसी के हिसाब से अमीनो एसिड भी आएंगे। अब ह्यूमन का केस अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे आप देखोगे एक अमीनो एसिड यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि हर एक कोडॉन के चलते एक अमीनो एसिड आ जाएगा। लेकिन इस वाले की वजह से नहीं आएगा क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन का कोई अमीनो एसिड नहीं होता, प्रोसेस रुकेगा। तो जो आपके पास अमीनो एसिड की चेन बनेगी उसमें जो कोडॉन दे रखे हैं वो कितने हैं 10, लेकिन उन 10 में से एक स्टॉप है। तो यहाँ अमीनो एसिड की चेन बनेगी आपकी 9 अमीनो एसिड की, क्योंकि हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। टोटल नंबर ऑफ कोडॉन 10 है, जिसमें से एक हो गया स्टॉप कोडॉन। तो नंबर ऑफ कोडॉन बचते हैं स्टॉप कोडॉन को निकालने के बाद 9, एंड 9 ये जो है वो 9 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी कैसी आएगी, 9 अमीनो एसिड की आएगी। और में इसी के साथ एक चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, इन कैटल द कॉर्ड कलर रेड एंड वाइट आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। कॉर्ड कलर मतलब जो स्किन कलर होता है कैटल का, उसकी बात कर रहे हैं, रेड और वाइट के लिए है। अ काल्फ विच रिसीव द एलील फॉर रेड कॉर्ड फ्रॉम इट्स मदर एंड एलील फॉर वाइट, यानी कि एक काल्फ है, एक एलील उसके पास आया रेड कलर का, एक आया उसके पास वाइट कलर का फादर से, लेकिन उसका कोट कलर क्या हो गया रॉन। रॉन कॉट कलर क्या होता है, जैसे कुछ गाय देखी होंगी जिनका स्किन कलर ना पूरा वाइट है ना ब्लैक है, पैचेस प्रेजेंट होते हैं, रॉन कॉट कलर कहलाता है वो। सो इट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट हेयर इन इट्स कॉट। सो एग्जाम्पल किसका हुआ, कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट। मैंने क्या कहा, ब्लैक एंड वाइट पैचेस जो है दोनों की प्रेजेंस है, तो दोनों की प्रेजेंस अगर है यानी कि दोनों अलील एक्सप्रेस हो रहे हैं तो एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का हो जाएगा। गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर, आपको कोडोमिनेंस ही एक्सप्लेन करना है। सीधे रखा है, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक क्रॉस एक्सप्लेन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंट फिनोटाइप ऑफ काल्फ व्हेन रेड इज डोमिनेंट ओवर वाइट एंड रेड इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। ये केस आपको बना के दिखाने हैं कि अगर रेड डोमिनेंट है वाइट पे तो क्या आएगा केस, और रेड इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है तो क्या आएगा केस। और ये देखो अगर रेड डोमिनेंट है तो वही नॉर्मल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो चलता है, 3 रेड आएंगे 1 वाइट आएगा। और अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनकम्प्लीट का केस है तो अगेन वही जो फ्लावर का पढ़ा था आपने स्नैपड्रैगन का 1:2:1, सेम वही रिपीट होगा इनकम्प्लीट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। प्राइमरी बोन मैरो थाइमस, सेकेंडरी बहुत सारे आपने पढ़े हैं, पेयर्स पैचेस हो गए, नोट्स हो गई, इन सब के बारे में आपको बताना है। माल्ट क्या है ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जितना भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में लिखा है वही पॉइंट्स एज इट इज लिख दोगे तो ये मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। देन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट आपको यहाँ बताना है, एन इन्फेक्टेड एनिमल सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरस बीइंग रेप्लिकेट और रिलीज। यहाँ पे HIV का डायग्राम बना के आ जाना पूरा का पूरा अच्छे से कि इन्फेक्शन कैसे होता है, किस तरह से गैमेट, किस तरह से जो RNA है वो अंदर जाता है सेल के, रेप्लिकेट करता है, कंट्रोल करता है, वो डायग्राम पूरा बना देना, 5 मार्क्स आपके पूरे आ जाएंगे। ठीक है, देखो प्राइमरी लिम्फॉइड के बारे में, सेकेंडरी है बोन मैरो थाइमस, इनके बारे में आपने जो पढ़ा है वही आपको लिखना है। देन ये आ जाएगा आपका लिम्फॉइड, लिम्फ नोड्स वगैरह, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक लिख देना क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, या फिर ये डायग्राम बनाना है। एंड ये NCERT का है प्रॉपर डायग्राम, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। सो इसी के साथ यहीं तक था हमारा, ठीक है, यही क्वेश्चन थे जो सैम्पल पेपर में गिवन थे, एंड इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम भी आएगा। बस जल्दबाजी मत करना, सवाल अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन था, अब वो पूछ रहा था 2 नंबर में कि हार्मोन का बताएं, लेकिन बच्चा क्या करेगा कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, तो 2 नंबर के सवाल में इतना मत लिख देना जिसके लिए आपके मार्क्स जो हैं वो आने की बजाय काट लिए जाएं। तो थोड़ा समझ के कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, क्या लिखना है, उसी को ध्यान में रख के अपना आंसर लिखना, अपनी शीट नीट एंड क्लीन रखना, और कुछ भी गड़बड़ मत करना। जहाँ पर चॉइस है वहीं पर करना, ऐसा मत करना कि चॉइस के दोनों क्वेश्चन कर दो। 12th क्लास का बच्चा जो है वो पेपर देने जा रहा है, तो इतनी तो उससे उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो अपना शीट अच्छे से लिखेगा, मैनेज करेगा।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ आया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट लिंक करने हैं, एंड हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, एंड अपना एग्जाम अच्छे से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।